एक ही बेबी, 2 एजेस और 2 फ्लाइट, बट एक्सपीरियंस थोड़ा ऑपोजिट है। लोग बोलते हैं कि छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है, बट मेरा रियल एक्सपीरियंस जो कि मैंने अपने बेटे के साथ, जो कि जब 2 मंथ्स का था तब ट्रैवल किया था यूएसए टू इंडिया, और इंडिया टू यूएसए तब ट्रैवल किया था जब वो 6 मंथ्स का था। सो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, मैंने सब कुछ कैसे मैनेज किया, सो मैं आपको बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी डिलीवरी हुई थी 2024 में अक्टूबर में, और हमें ट्रैवल करना था दिसंबर में क्योंकि हमारे घर में वेडिंग थी। अब एग्जैक्ट जब एजान 2 मंथ्स का था तब हमारा टिकट था। पहली चीज़, 2 मंथ्स पे यहाँ पे बेबी वैक्सीनेशन होता है, तो हमने अपना 2 मंथ्स बेबी वैक्सीनेशन यहाँ पे यूएस में करा लिया था। डॉक्टर से पूरी बात कर ली थी, उनके अकॉर्डिंग जो 4 मंथ्स का वैक्सीनेशन होता है वो हमें इंडिया में कराना था। और मैं थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट थी क्योंकि मेरा बेटा फॉर्मूला पे था। अच्छा, क्यों, कैसे, किस लिए, इस लिंक पे आप जाके देख सकते हैं। वो पैसिफायर भी नहीं लेता था। पैसिफायर से क्या होता है, थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि ईयर प्रेशर कम आता है जब बच्चे सक करते रहते हैं पैसिफायर, तो ईयर प्रेशर कम आता है और बच्चे कम क्रैंकी और कम चिड़चिड़े होते हैं क्योंकि उनके ईयर में पेन इतना नहीं होता। अब मेरा बेटा पैसिफायर नहीं लेता था और फॉर्मूला पे था, तो मैं सोच रही थी कि जब उसको ईयर प्रेशर आएगा तो मैं कैसे हैंडल करूँगी, ये एक था मेरा कंसर्न। बाकी मुझे 11 मंथ्स ओल्ड के साथ फ़्लाइट का एक्सपीरियंस था, बट वो भी 3 साल पहले। वो काफ़ी अच्छा था क्योंकि मेरी बेटी 11 मंथ्स की थी और वो पैसिफायर लेती थी उस टाइम पे। अब एज अ फॉर्मूला फेड मॉम मैंने ऑलरेडी प्रिपरेशन करके रखी थी। मैंने बहुत सारा फॉर्मूला पैक किया हुआ था बॉटल्स में। आपको बॉटल्स आती हैं, इस तरह की बॉटल होती है जिसमें मैंने जितना फॉर्मूला चाहिए उसे एक एक करके पैक कर लिया था और एक अलग पूरा डिब्बा रख रखा था क्योंकि हमारी फ़्लाइट जो है 16 आवर्स की होने वाली थी एंड उसके पहले हमारा एयरपोर्ट में काफ़ी टाइम जाता है, फिर वहाँ पे लैंडिंग के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है, फिर दिल्ली, हमारी यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली थी एंड दिल्ली से लखनऊ। काफ़ी ज़्यादा लंबी फ़्लाइट होने वाली थी। मैंने बहुत ज़्यादा फार्मूला पैक किया हुआ था, एक बॉटल में गर्म पानी भी पैक किया हुआ था। जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, चेक होता है एयरपोर्ट पे, वो फार्मूला चेक करते हैं, वाटर चेक करते हैं, बट अलाउ कर देते हैं अगर आप बोलो उन्हें कि ये बेबी फूड है। दूसरी चीज़ आती है बेबी बॉटल्स। अच्छा, मैंने ऑलमोस्ट 8 या 10 बॉटल्स पैक की थी। अगर आपके पास इतनी बॉटल नहीं है तो मेक श्योर आपके पास वॉशिंग लिक्विड हो जिससे आप बॉटल वॉश कर सको। बट इतना स्ट्रेस नहीं लेना था मुझे क्योंकि ऑलरेडी इतना सब काम होता है एंड फ़्लाइट में बॉटल वॉश करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, बट मैंने किया था एक बार। मैंने डिश वॉशिंग लिक्विड भी, जो पाउचेस आते हैं छोटे छोटे, ऑलरेडी बहुत सारे पाउचेस हमें हॉस्पिटल से मिले हुए थे, वो यूज़ नहीं हुए थे तो वो मैंने फ़्लाइट के लिए यूज़ किया था। उससे मैंने बॉटल वॉश करती, 3-4 बॉटल जब यूज़ हो जाती तो मैं एक साथ 3-4 बॉटल लेकर जाती और एक बार धुलती, और एक बार धुलने से हमारा पूरा फ़्लाइट का जो पूरा ट्रैवल था वो निकल गया था। अब बॉटल हो गई, फार्मूला हो गया, अब आते हैं वाइप्स, डायपर एंड क्लोथ्स। तो एक्स्ट्रा क्लोथ्स हमने रखे थे और हमारा कोई भी कपड़े यूज़ नहीं हुए थे, एक ही कपड़ों में हमारा वो ट्रैवल निकल गया था। इन केस अगर बच्चे का डायपर लीक हो जाता है या बच्चा बहुत ज़्यादा मिल्क निकाल देता है बर्फ लेने पे, ऐसा कुछ, तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा 2 पेयर कपड़े आपने ज़रूर रखने हैं। दूसरा आता है चेंजिंग डायपर। अच्छा, डायपर चेंज करने के लिए मेक श्योर कि आपके पास डिस्पोजेबल एक शीट हो जो कि आप यूज़ कर सकते हैं कहीं भी बेबी को डायपर चेंज कराने के लिए। ये एक मेरे पास है जो कि वॉशेबल है, रीयूजेबल है, बट मैंने ये वाली यूज़ किया हुआ था डिस्पोजेबल। एक बार यूज़ करने के बाद, 2 बार यूज़ करने के बाद मैंने थ्रो कर दिया था क्योंकि प्लेन की टॉयलेट में ऑलरेडी बहुत सारे जर्म्स होते हैं, तो मैं जो है उसको घर लाके उसको वॉश नहीं करना चाह रही थी अपनी ये वाली। मैंने डिस्पोजेबल यूज़ करी। ये मैं ट्रैवल में यूज़ करती हूँ एंड बहुत हैंडी होती है, बहुत काम आती है। इससे मेरी डायपर चेंज करने की प्रॉब्लम भी बहुत काफ़ी इजी हो गई थी। एंड सच बताऊँ, 2 मंथ्स 3 मंथ्स पे हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। मेरा बेटा, हम पहले मैं बता दूँ कि हमने फ़्लाइट जो है ऐसी बुक करी थी कि वो नाइट में थी। नाइट में क्या होता है, बच्चे अक्सर ज़्यादा सोते हैं, बट 2-3 मंथ्स का डे और नाइट इक्वल होता है, तो इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है अगर डे में भी है आपकी फ़्लाइट तो। बट मेक श्योर कि फ़्लाइट बुक करते टाइम आपको बैसिनेट बुक करनी है। बट चांसेस है कि आपको मिलेगी नहीं मिलेगी कि ये उनके ऊपर है, क्योंकि अगर एक फ़्लाइट में बहुत सारे बच्चे होते हैं और सब ने बुकिंग की होती है बैसिनेट के लिए, तो कुछ लोगों को नहीं मिलती है। जैसे हमें अनाया के टाइम पे जब वो 11 मंथ्स की थी तब नहीं मिली थी।
बट इसके टाइम पे लकीली हमें बैसिनेट मिल गई थी, और बैसिनेट के सामने 2 बैसिनेट होती हैं और उसके सामने 3 चेयर होती हैं, एंड वो पेरेंट्स के लिए होती हैं, तो एक साथ 2 बेबीज़ होते हैं। अब उसमें लक बहुत काम करता है, क्योंकि हो सकता है कि आपका बेटा 2 या 3 मंथ्स का हो जो कि पूरी रात अच्छे से सो रहा हो, दूसरा बेबी हो जो कि 6 मंथ्स या प्लस 6 मंथ्स प्लस हो और वो इतना नहीं सोता है, तो बच्चे की नींद डिस्टर्ब होती है। ऐसा हमारे साथ हुआ था। हमारे साथ जो दूसरा बेबी था वो 6 मंथ्स प्लस था, एंड वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, पता नहीं किस वजह से वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। बट मेरा बेटा 2 मंथ्स का था, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कौन रो रहा है, कौन चिल्ला रहा है, वो आराम से सो रहा था। बस वो सोता, उठता, फीड लेता और फिर सो जाता। तो जो हमारी 2 मंथ्स वाली फ़्लाइट थी वो तो हमें मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चली। बट हाँ, हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि हर 2-3 आवर्स में हमें फ़ीड करना होता है, वो एक साइड इफ़ेक्ट होता है। बट हम ऑलरेडी 2 मंथ्स में यूज़ टू हो गए होते हैं स्लीपलेस नाइट के, स्लीप डिप्राइव, तो हमें कैसे करके वो हमारा निकल जाता है। मैं और मेरे हस्बैंड ने टर्न लेके ईज़ान को फ़ीड किया, और हमारी जो जर्नी थी ओवरऑल वो बहुत स्मूथ थी। मतलब जितना हम सोच रहे थे उतना बुरा कुछ भी नहीं था। अब बात करते हैं 6 मंथ्स एक्सपीरियंस की। तो मैं 4 मंथ्स इंडिया में रुकी थी, एंड उसके बाद जब मेरा बेटा ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का था, तब हमने ट्रैवल करना था इंडिया से यूएसए। मैंने अपने बेटे को 5.5 मंथ्स में कोई भी सॉलिड इंट्रोड्यूस नहीं किया था। मैंने अपने दोनों बच्चों को ऑलमोस्ट 6 मंथ्स में इंट्रोड्यूस किया था। बट 2-3 दिन पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करी, और डॉक्टर भी मना करते हैं कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस नहीं करानी है जब आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो बेबी को सॉलिड। मैंने अपने बेटे को एप्पल प्यूरी इंट्रोड्यूस कराई थी, बनाना एंड फ्रूट्स एंड थोड़ा सा सेरेलैक, बट उसने एप्पल प्यूरी रिजेक्ट करी थी एंड सेरेलैक भी। मैंने बिल्कुल भी उसको फोर्स नहीं किया, वो जो भी फ्रूट्स खा रहा था, बनाना खा रहा था, मैंने कंटिन्यू रखा वही। मुझे कोई भी रिस्क नहीं लेना था कि ट्रैवल के टाइम पे मेरे बेटे का स्टमक अपसेट होता और हम ज़्यादा परेशान होते। अच्छा, जब यूएस से इंडिया आप ट्रैवल कर रहे होते हो और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पूरा विलेज होता है हमारा ध्यान रखने के लिए। हम बच्चा उन्हें हैंड ओवर करके 2-4 घंटे सो भी सकते हैं। बट जब इंडिया से यूएस ट्रैवल करते हैं ना, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेती हूँ कि सब कुछ ठीक रहे, सो दैट वहाँ जाके हमें प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। यहाँ सब कुछ खुद करना पड़ता है और नींद नहीं पूरी होती, बच्चा भी संभालना है, घर भी देखना है, खाना भी बनाना है, जेट लैग भी होता है। तो मैंने बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया उसको। मैंने उसको ट्रैवल में बनाना दिया और फार्मूला। 1 ईयर से पहले बच्चे का मेन न्यूट्रिशन फार्मूला या ब्रेस्ट मिल्क होता है, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट यहीं अगर मेरा बेटा 7 मंथ्स का होता तो ऑलरेडी मेरे पास 1 महीने होते उसको चीज़ें टेस्ट एंड ट्राई करने के, और मुझे पता होता कि इसको क्या खाना अच्छा लग रहा है, क्या सूट कर रहा है, तो वो मैं दे सकती थी। अब ट्रैवल में आप क्या दे सकते हो, बहुत सारे सेरेलैक होते हैं, बहुत अच्छी कंपनी के ब्रांड के सेरेलैक होते हैं जो आप ट्रैवल के लिए यूज़ कर सकते हो। स्लर्प फार्म का मैं यूज़ करती थी ट्रैवल के लिए। मेरे बेटे ने बहुत ज़्यादा सेरेलैक नहीं खाया है, उसको हमारे खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, तो मैंने उसको वो देना स्टार्ट कर दिया, एंड अभी वो 13 मंथ्स का है एंड वो वही खाता है जो हम खाते हैं। तो ट्रैवल के लिए मैंने ये पाउचेस खरीद के रखे थे। इसे सिर्फ ये रेडी टू ईट होते हैं, आपको गर्म पानी में बस मिक्स करना होता है एंड रेडी हो जाता है बच्चे के लिए। तो ये आप रख सकते हो, फ्रूट्स रख सकते हो, और मिल्क तो होता ही है। ऐसे करके आप बच्चे के ट्रैवल जर्नी आराम से निकाल सकते हो। 6 मंथ्स में ये हो रहा था कि मेरा बेटा अब इतना नहीं सोता था, उसे चीज़ें समझ में आने लगी थी। अगर थोड़ा सा साउंड ज़्यादा हो रहा है तो वो जग जाता था। तो बेसिनेट इस टाइम भी हमें मिल गई थी, बट वो बहुत ज़्यादा नहीं सो रहा था उसमें। जब उसको बहुत डीप स्लीप आती तभी उसमें सो रहा था। तो उसने सिर्फ 2 नैप लिए होंगे बेसिनेट में, और बाकी मैं क्या करती। सो ये एक हैक है जो मैंने अनाया के टाइम भी ट्राई किया था, क्योंकि हमें बेसिनेट नहीं मिली थी। मैं 2 ट्रे टेबल को खोल के उसमें ब्लैंकेट बिछा के, पिलो लगा के, और वहाँ पे मैंने अनाया को सुलाया हुआ था। ईज़ान के साथ भी मैंने ऐसे ही किया, बट बहुत ध्यान से करना होता है, आपको जगते रहना होता है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को वहाँ पे सुला के खुद सो गए हो। तो हम जग रहे होते थे और वहाँ पे उसको 20 मिनट्स की नैप मैंने दिला दी, या फिर हमारी सीट होती है, बच्चा इतना छोटा होता है आराम से वो आ जाता है, उसको 20 मिनट्स की नैप हमारे सीट में मैंने दिला दी थी। तो 1-2 नैप वहाँ हो गई थी, 1-2 नैप बेसिनेट में हो गई थी। इस तरह करके हमारी ट्रैवल 6 मंथ्स की भी निकल गई। बट अगर मैं कंपेयर करूँ तो 2 मंथ्स वाला ज़्यादा ईजी था एज़ कम्पेयर टू 6 मंथ्स। अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपका बच्चा भी छोटा है, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, मेक श्योर कि आपके पास अगर फार्मूला फेड है तो एनफ फार्मूला हो, बॉटल्स हो, और अगर ब्रेस्ट फीड पे है तो वेल एंड गुड।
मतलब इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे आपको बच्चे को फीड कराना है ताकि एयर प्रेशर कम आए और बच्चा कम क्रैंकी हो। दूसरी चीज़, हो सके तो बेबी कैरियर अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा रेजिस्ट कर रहा होता है कि उसे स्टॉलर में नहीं बैठना, तो बेबी कैरियर काफ़ी हैंडी काम आता है। बट मैं अपना एक्सपीरियंस की बात करूँ, हमने बेबी कैरियर रखा था, बट मेरे बेटे को स्टार्टिंग से ही बेबी कैरियर बिल्कुल पसंद नहीं आया था, वो उसमें नहीं रुकता था। बट आप रख सकते हैं इन केस, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें स्टॉलर लेट मिलता है, तो अगर हमारे पास बेबी कैरियर होगा तो हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। नेक्स्ट इज, हमेशा आपको बच्चे के कपड़े एक्स्ट्रा पैक करने हैं, एक्स्ट्रा बॉटल पैक करनी है। मेक श्योर कि आप एयरपोर्ट जल्दी पहुंचे, क्योंकि बच्चों के साथ जो फैमिली होती है उनको पहले एंट्री मिल जाती है, तो बहुत अच्छे से हम एडजस्ट हो जाते हैं। तो मेक श्योर अगर आप लाइन में पीछे खड़े हैं और आपको ये रूल नहीं पता है तो आप आगे जाके उन्हें बोल सकते हैं। तो जो बिजनेस क्लास एंट्री होती है वहाँ से फैमिली विद द किड्स को भी एंट्री मिल जाती है। नेक्स्ट इज, आपको डिस्पोजेबल या रीयूजेबल चेंजिंग शीट ज़रूर पैक करनी है, ये बहुत काम आता है। और थोड़े से टॉय, अगर आपका बच्चा टीथिंग फेज में है तो टीथिंग टॉय और थोड़ी से टॉयज या बुक्स आप ज़रूर पैक करें। अब आपको क्या नहीं करना है, आपको अपना डायपर बैग जो बच्चे का होता है ना, उसे ओवर पैक नहीं करना है। होता क्या है, हम एक ही डायपर बैग में सब कुछ पैक कर लेते हैं, एंड जब हमें कुछ ज़रूरत होती है फ्लाइट में तो बहुत प्रॉब्लम होती है एक साथ सब कुछ निकालने के लिए। कई बार ऐसा होता है आधी चीज़ें हमें वहाँ पे मिल नहीं हो रही होती हैं, तो उस डायपर बैग में आपने एक एक्स्ट्रा क्लोथ, डायपर, वाइप्स, फार्मूला, मतलब सिर्फ इतना ही पैक करना है आपको। एंड टॉयज़, अगर आपका और थोड़ी जगह है तो टॉयज़ रख सकते हैं, अदरवाइज इसके लिए आप एक और अलग बैग बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़, बच्चे की फ़्लाइट से पहले बच्चे को नया कोई भी फूड इंट्रोड्यूस नहीं कराना है, क्योंकि आपको नहीं पता इससे बच्चे के स्टमक में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चा गैसी हो सकता है, फिर फालतू की फिर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है फिर फ्लाइट में। नेक्स्ट इज़, अपने बेबी का ब्लैंकेट जो बहुत सॉफ्ट होते हैं वो ज़रूर पैक करें, बहुत काम आता है। आप एयरप्लेन के ब्लैंकेट यूज़ कर सकते हैं, बट अपना ब्लैंकेट यूज़ करने के ऊपर, क्योंकि एयरप्लेन के जो ब्लैंकेट होते हैं वो काफ़ी रफ होते हैं, तो इतने छोटे बच्चे के लिए अपना ब्लैंकेट रखना ज़्यादा सही रहता है। नेक्स्ट इज़, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या सोच रहा है अगर आपका बच्चा रो रहा है। रोता हुआ बच्चा फ़्लाइट में बिल्कुल नॉर्मल है, एंड सच बताऊँ, जिनके बच्चे हैं ना वो तो बिल्कुल भी माइंड नहीं करते। हाँ, उन्हें थोड़ा फील होता है जिनको बच्चों का एक्सपीरियंस नहीं है। बिफोर आई बिकमिंग मॉम, जब कोई बच्चा रोता था तो मुझे भी लगता था कि क्यों रो रहा है, इसको जल्दी से चुप कराओ। बट अब जब मैं किसी रोते हुए बच्चे को देखती हूँ ना, तो मुझे उनके पेरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी होती है कि मैं भी इस फेज़ से गुजर चुकी हूँ या फिर गुजर रही हूँ। लास्ट डोंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अक्सर हमें लगता है कि हम बच्चे को फ्लाइट से पहले जितना जगा के रखेंगे वो फ्लाइट में उतना ज़्यादा सोएगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि जब बच्चा बहुत ज़्यादा थक जाता है, ओवर टायर्ड हो जाता है ना, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नींद नहीं सोता। मेरे साथ भी ये हुआ था कि हमारी फ़्लाइट जब इंडिया से यूएसए थी तो वो अर्ली मॉर्निंग की थी, मतलब 4 बजे की थी, बट वो डिले हो के 5:30 हो गई थी। हमें वेट करना पड़ा था, जिसकी वजह से उसको काफ़ी नींद आ रही थी अज़ान को, और वो बहुत रो रहा था। कैसे भी करके मैं जितनी देर वेट कर रही थी मैंने उसको सुला दिया था स्टॉलर में, एंड बिलीव मी 20 मिनट्स के बाद ही वो उठ गया था, क्योंकि बोर्डिंग स्टार्ट होने के बाद जब हम स्टॉलर देते हैं उन्हें और बच्चे को उठाते हैं तो वो जग जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो वैसे भी नहीं सो पाते। सो छोटी छोटी नैप्स आपको बच्चे को देते रहने। इससे क्या हुआ था, सो मेरा बेटा फिर जब फ्लाइट में गया तो थोड़ी देर वो खेला, जब तक हमारा रिफ्रेशमेंट ख़त्म हुआ वो खेल रहा था, और उसके बाद एक साथ हम सब सो गए थे। सो अगर आप प्लान कर रहे हो अपने बच्चे के साथ उसकी फर्स्ट फ्लाइट जर्नी, डोंट वरी, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आप थोड़ी चीज़ें सीखोगे, मैनेज कर लोगे, एंड नेक्स्ट टाइम के लिए आप ज़्यादा प्रिपेयर रहोगे। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।